मित्रों, आज की इस चर्चा में मैं संसदीय राजभाषा समिति के गठन, समिति की विशेषताएं और उसके संबंधित अन्य जानकारी पर चर्चा करने जा रहा हूं। संसदीय राजभाषा समिति अन्य संसदीय समितियों से अलग है। मैं पिछले वीडियो में आपसे संसदीय समितियों के बारे में चर्चा कर चुका हूं, इसलिए उस पर विशेष चर्चा नहीं करते हुए मैं संसदीय राजभाषा समिति के विषय में आगे बढ़ना शुरू करता हूं। संसदीय, देखिए, कोई भी नियम कानून जो कुछ भी बना है वह संविधान के दायरे में बना है। अर्थात सबसे पहले आज़ाद भारत में भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1952 और संविधान के लागू होने के बाद से हर विषय में या फिर हर कार्यालय से संबंधित एक एक अनुच्छेद दिया हुआ है। उन अनुच्छेदों का अनुपालन करके सबसे पहले अधिनियम बना, अधिनियम बनने के बाद नियम बना और नियम बनने के बाद फिर उसमें से ढेर सारे अंश निकले जिसके अनुसार कार्रवाई सही हो या फिर अनुपालन हो या फिर जो कुछ नियम कानून है सब उसके अंतर्गत बना। चाहे आप किसी न्यायालय के मामले को ले लीजिए या फिर किसी ज़मीन जायदाद का मामला ले लीजिए, हर चीज़ संविधान के अनुच्छेदों से निकला हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले भारत की आज़ादी के बाद संविधान के जो अनुच्छेद राजभाषा के लिए बने, भारत के संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का वर्णन है। इसके अनुसार संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष की समाप्ति पर पहला, अर्थात संविधान प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1952, इससे ठीक 5 वर्ष बाद या यह समझ लीजिए कि 26 जनवरी 1957 में आयोग और समिति का गठन होना था। उसके बाद फिर दूसरी जो समिति का गठन होना था वह होना था कि संविधान जिस दिन प्रारंभ हुआ उससे ठीक 10 वर्ष बाद, अर्थात 1952 से 10 वर्ष बाद 1962 में इसका गठन होना था। इसके गठन के लिए कोई भी संकल्पना राष्ट्रपति जी के मंजूरी से, मतलब कोई भी समिति या फिर आयोग जब गठित होता है तो उसकी संकल्पना की जाती है, अर्थात उसके गठन के बारे में चर्चा की जाती है, उसके समस्त विवरण रहते हैं। उसको संसद के किसी भी सदन में रखा जाता है राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के बाद और फिर दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद उसको लागू किया जाता है या फिर उसको चर्चा के लिए आगे बढ़ाया जाता है। जो कुछ है उसमें किया जाता है। तो इसमें यह माना गया है या यह निर्धारित किया गया कि इसमें कुल 30 सदस्य होंगे। 30 सदस्य में से 20 सदस्य लोकसभा से होंगे, 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे और ये जो कुल 30 सदस्य होंगे, इन सदस्यों का चयन संविधान के 8वीं सूची में भारत की 22 भाषाओं का वर्णन है। तो उन 22 भाषाओं के प्रतिनिधि में से लोग चुने जाएंगे, एक बार ही उनका चुनाव होगा और उस चयन के आधार पर संसदीय राजभाषा समिति के वो सदस्य बनेंगे। उसके बाद इन सदस्यों का काम क्या होगा कि आयोग द्वारा जो भी सिफारिशें की गई हैं राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में, उस सिफारिश की जांच करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन के बाद इसके संबंध में उनका जो प्रतिवेदन होगा वो लोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। राष्ट्रपति जी के सौंपने के बाद फिर उसको दोनों सदनों में चर्चा के लिए लाया जाएगा और चर्चा के उपरांत जिन विषयों पर दोनों सदन में सहमति बनती है उन विषयों को कार्यान्वयन के लिए या अनुपालन के लिए लागू कर दिया जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कानून, कोई भी नियम संविधान के अनुच्छेदों के अनुपालन से ही शुरू होता है। तो इसमें संसदीय राजभाषा समिति के बारे में भी जैसे अनुच्छेद 344 में विवरण है, उसी प्रकार से फिर राजभाषा अधिनियम बनी 1963 में। इस 1963 के अधिनियम का फिर संशोधन हुआ 1967 में। तो जब याद रखने की यह बात है कि जो अनुच्छेद 344 में विवरण है वही विवरण जब राजभाषा अधिनियम 1963 बना, उसकी धारा 4 के उपधारा 1, 2, 3, 4, आप साधारण ढंग से ये सोच लीजिए कि 1967 की धारा 4 में फिर संसदीय राजभाषा समिति के गठन, अर्थात इसके सदस्य कितने होंगे, इनका कार्य क्या होगा, उन सब का समस्त विवरण लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहली जो राजभाषा समिति बनी थी वह 1957 में बनी थी। उसके अध्यक्ष थे तात्कालिक गृह मंत्री। जो भी राजभाषा समिति बनती है उसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। तो उस समय गृह मंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी ने, उनकी अध्यक्षता में यह समिति बनी थी और इस समिति ने 8 फरवरी 1959 अर्थात 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
समिति की यह राय थी कि 26 जनवरी 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में जारी रहेगी। उन्होंने अनुच्छेद 351 के उपबंधों को महत्व दिया और इस प्रतिवेदन पर 2 से 4 सितंबर 1959 अर्थात 1959 तक लोकसभा में और 8 से 9 सितंबर राज्यसभा में बहस हुई। उस बहस के बाद भारत के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 4 सितंबर 1959 को लोकसभा में एक वक्तव्य दिया और उन्होंने यह बात दोहराया या कह सकते हैं इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी सहयोगी भाषा या फिर अतिरिक्त भाषा बनाई जाएगी और केंद्र से राज्य से जो भी पत्राचार होंगे वे केवल अंग्रेजी में होंगे। इसमें एक और प्रावधान रखा गया कि जब तक अहिंदी भाषी क्षेत्र अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद करने पर राजी न हो जाएं, तब तक इस संबंध में कोई समय सीमा की बंदिश नहीं रहेगी। संसदीय राजभाषा समिति का हर लोकसभा चुनाव के बाद पुनर्गठन होता है और यह पुनर्गठन 1977 में हुआ था, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में इसका गठन हुआ था। संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप समितियाँ हैं। पहली उप समिति, दूसरी उप समिति और तीसरी उप समिति। हर उप समिति का एक अलग अलग प्रभाग है, अर्थात किस विभाग में कौन सी उप समिति जाएगी इसका विवरण मैं आपको अगले स्लाइड में दे रहा हूँ। इसके बाद 7 अप्रैल 1980 को यह निर्णय लिया गया कि संसदीय ये जो 3 समितियां हैं, उप समितियां, इसके साथ एक साक्ष्य एवं आलेख उप समिति भी होगी। साक्ष्य एवं आलेख उप समिति का कार्य होगा कि जितने भी कार्मिक संबंधी बातें हैं या जितने भी साक्ष्य हैं उन सब चीज़ों को इकट्ठा करना और उसको समिति के जो प्रतिवेदन होंगे उनके साथ प्रस्तुत करना। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन का प्रथम खंड जनवरी 1987 में राष्ट्रपति जी के समक्ष रखा गया था। उनकी सिफारिशों पर दिनांक 28 दिसंबर 1988 के संकल्प में राष्ट्रपति जी का आदेश जारी हुआ था। संसदीय राजभाषा समितियों के प्रतिवेदन के अब तक कुल 9 खंड राष्ट्रपति जी के सम्मुख प्रस्तुत किए जा चुके हैं। जो अंतिम बार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था वह सन 2011 में प्रस्तुत हुआ था। यह जो प्रतिवेदन था इसके कुल 15 भाग हैं। मित्रों, इसके भागों और कौन सी समिति कहाँ निरीक्षण करती है इसके बारे में फिर मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ।